बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के बहन भाइयों, नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और मैंने एक मिशन बनाया हुआ है। और वो मिशन बनाया ये है कि जो मेरे फार्मर्स हैं पाकिस्तान के, मैं उनको ज़रूरी माहिर बनाना चाहता हूँ। अब ये मेरी गलतफ़हमी है या खुशफ़हमी है, इसको साबित आपने करना है। इसलिए कि अगर कोई किसी की मदद करना चाहे तो ये बड़ा आसान काम है, लेकिन दूसरा कोई मदद करवाना चाहता भी है या नहीं चाहता, ये एक और आस्पेक्ट है। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो यकीनन अपनी मदद करवाना चाहती है। इसलिए कि मैं एक डेडिकेटेड पाकिस्तानी हूँ, कमिटेड पाकिस्तानी हूँ और मेरे जहन के अंदर, मेरे ख्वाब के अंदर ये चीज़ बसी होती है कि जो भी दुनिया में कोई चीज़ हो उसमें सबसे पहले काम करने वाला जो जिस आदमी का नाम हो वो पाकिस्तानी होना चाहिए। अब ये मुझे आजकल थोड़ा सा एक तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ ये है कि ये कोरोना वैक्सीन जब आई है और कोरोना का जो इजहार हुआ है वो उस वक्त हमारे पास अब ये पूरा साल है और अब कोरोना की वैक्सीन जो है वो चाइना ने बनाई है, वो किसी और ने बनाई है, यूरोप ने बनाई है। काश कभी ऐसा होता कि हम खड़े होकर कह सकते कि ये कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानियों ने बनाई है, और आप अंदाज़ा कर सकते कि उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान का नाम कितना बुलंद होता और उसके नतीजे में पाकिस्तान को कितने पैसे मिलते। और आज जो हम कटोरा लेकर फिर रहे हैं कि पैसे हमारे पास नहीं हैं, कुछ हमें भी दे दो, कुछ हमें भी दे दो, तो कम से कम इस जलालत से और इस शर्मिंदगी से हम बच जाते। तो यही मेरे जहन में है। दूसरी जो चीज़ जो मैं आजकल देखता हूँ और जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और वो ये परेशान करती है कि हमारा जो कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा है 44.2 ट्रिलियन खरब का कर्ज़ा हमने पैसा लिया हुआ है। हमें इस बात से गरज नहीं है, इसलिए कि ये एक सियासी प्रोग्राम नहीं है। ये एक सियासी प्रोग्राम है कि किसने कर्ज़ा लिया, किसने नहीं लिया, किसने उतारा, किसने नहीं उतारा, हमें इससे गरज नहीं है। मुझे गरज इस बात से है कि ये कौम का बाल बाल कर्ज़ों में फंसा हुआ है और हर साल 1903 बिलियन डॉलर जो है वो हमें पे करने पड़ते हैं कोई सूद की शक्ल के अंदर। और ये सूरत हाल है कि जिससे हम गुज़र रहे हैं। और मैं एक बात समझता हूँ और वो ये समझता हूँ कि अगर मेरी बीवी के गहने जो हैं वो किसी गिरवी रखे हुए हों या रहन रखे हुए हों, तो मेरी बीवी की भी और मेरी भी और मेरे बच्चों की भी ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से हम वो पैसे अदा कर दें ताकि वो जेवर वापस आ। लेकिन हमारा माइंड सेट ये बन चुका है कि हमने वो पैसे पे नहीं कर रहे, बल्कि एक नया कर्ज़ा लेकर और उसके नतीजे के अंदर अपनी एयरपोर्ट्स, अपने हॉस्पिटल्स और अपनी सड़कें, अब जो लेटेस्ट जो सड़क है वो कराक्रम हाईवे जो है वो हमने गिरवी रखी है। गिरवी है, रहन है, मार्टगेज है। आप सब लोग इसके मानों से वाकिफ़ हैं कि इसका क्या मतलब है। और अफसोस ये है, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। कि एक काफ़िला था, काफ़िले को लूट लिया डाकुओं ने, और जो पीछे लोग थे काफ़िले वाले वो बहुत खुश थे। वो क्यों खुश थे? वो इस बात पर खुश थे कि पहले ये सामान हमें उठा के चलना पड़ता था, अब वो सामान लुट गया है, अब हमारी रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। जब मैं हर रोज़ शाम को नेशनल टीवीज़ देखता हूँ, चैनल देखता हूँ, तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उस पर प्रोग्राम के अंदर एक ही चीज़ होती है कि वो एक दूसरे के कपड़े कैसे उतारने हैं, एक दूसरे को नंगा कैसे करना है, एक दूसरे को जलील कैसे करना है। और वो चीज़ कि मैं अगर एक बात कर रहा हूँ, मेरी एक इंटेग्रिटी है और मुझे वही बात कहनी चाहिए जो बात सही हो, उस चीज़ का एहसास भी ख़त्म हो चुका है। मैंने अपनी पार्टी की बात करनी है, दूसरे को झूठा साबित करना है, मुझे अपनी गलती को तस्लीम नहीं करनी है, दूसरे से मैंने सबक नहीं सीखना है। ये एक मेरा इशू है। और मेरा इशू इसके साथ ये भी है कि इन तमाम प्रोग्रामों में, जिसे आप प्राइम टाइम कहते हैं, 8 से लेकर 10 बजे तक, इसमें से एक प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर मुल्क के इक़्तिसादी माहिरीन को इकट्ठा किया जाता
और उसके ऊपर ये बहस होती कि ये मसला जो कर्ज़ वाला मसला है और आगे तरक्की वाला मसला है वो हमने कैसे हल करना है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती और कोई थिंक टैंक नहीं बैठा होता, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स वहाँ पर नहीं बैठे होते कि ये एक बात कर रहे हैं, हम इनसे कौन सी नतीजा अखज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी पॉलिसी को सही बनाकर पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। और ये जो सूद पर सूद और कर्ज़ पे कर्ज़ हम लिए जा रहे हैं, ये इससे हम किस तरह निजात पा सकते हैं और अपनी जो हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी है और हमारी जो साइंसी पॉलिसी है, आगे बढ़ने की जो ताकत है, हम उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आपको पता है कि भिखारी आदमी उसका चॉइस कोई नहीं होता। मैं अगर किसी दुकान पर खड़ा हुआ हूँ और मैं किसी से भीख के अंदर कोई सेब लेना चाहता हूँ अपनी दास्तान सुनाकर, तो वो मुझे सबसे बुरा सेब या सबसे बुरा टमाटर देगा, इसलिए कि चूँकि मैंने पैसे नहीं दिए और मैं वो लेने पर मजबूर होऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये सेब नहीं चाहिए या मुझे ये टमाटर नहीं चाहिए, मुझे वो सेब चाहिए, मुझे वो टमाटर चाहिए। ये मेरी तकलीफ़ है, मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब हम लोग फार्मर्स हैं और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे फार्मर्स भाई अपनी पैदावार को इतना ऊपर लेकर जाएं कि हम एक्सपोर्ट के काबिल हों, ताकि इस मुसीबत से निजात मिले। अब इसके अंदर किसान भी काम करेगा और गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को भी काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ किसान काम करता रहे और किसान आगे निकल जाए और गवर्नमेंट पीछे रह जाए। ये जब तक फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेशुमार दोस्तों को, लड़कों को डॉक्टर अताउर रहमान साहब के ज़माने के अंदर एक स्कीम चली थी और पीएचडी के लिए बाहर भेजा गया था। अब वो पीएचडी करके बाहर से वापस आ गए हैं और जॉबलेस हैं, और उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, एक यूनियन बनाई हुई है कि हमें खुदा के वास्ते जॉब दिया जाए। जब उन लोगों को भेजा गया था तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि इस एचआर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो एचआर तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, वो एक और कौम पर एक बोझ बन गया है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी को, अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी सनत को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जब मैं कोरोना वैक्सीन की बात कर रहा था तो मुझे तकलीफ़ थी कि बबांगे दोल हम ये कहते हैं कि हर वो चीज़ मेडिकल साइंस में इक्विपमेंट से लेके माहिरीन तक यहाँ मौजूद है। वो अगर ये मौजूद है तो भाई साहब यहाँ मरीज़ भी मौजूद थे कोरोना के, जिससे असल वैक्सीन बनती है। तो ये हम लोग वैक्सीन क्यों नहीं बना सके? तो लेकिन मेरा वो चूँकि फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर है और मैं उसके बारे में आप लोगों की मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग करता रहूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि बेशुमार लोग मुझे टेलीफोन करते हैं और ऐसा लगता है कि गंदम के बारे में हर आदमी चार्ज है। ज़रा सा पत्ता ख़राब हो गया, वो पूछना चाहता है कि ये क्या है, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। हमें यही चीज़ चाहिए कि जो कुछ आप दाएं बाएं देख रहे हैं वो आप उसका मुशाहिदा करें और उस मुशाहिदे के नतीजे के अंदर आपको पता चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। मुशाहिदे की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट बना हूँ। मुशाहिदे की बुनियाद पर मैं बेहतरीन फॉरेस्टर हूँ। मुशाहिदे की बुनियाद पर मुझे लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट के तौर पर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। मामला क्या था? मामला सिर्फ मुशाहिदा था। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक सेनेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम में गया और वहाँ पर जो मेरी तकरीर थी उसमें कोई तकरीबन 200 के करीब तालिब इल्म होंगे और सेनेट हॉल के बाहर एक दरख्त था जिसके नीचे बेंच लगे हुए थे और मैंने उन बच्चों से पूछा, मुझे आप बता सकते हैं कि आप रोज़ वहाँ से गुज़रते हैं और अंदर आते हैं और रोज़ गुज़रते हुए वापस जाते हैं, आप मुझे उस दरख्त का नाम बता सकते हैं? एक बच्चा ऐसा नहीं था जिसने ये जवाब दिया हो कि उस दरख्त का नाम क्या है। उस दरख्त का नाम था टर्मिनेलिया और उसकी अपनी एक खूबी है। अलबत्ता एक बच्चे ने ज़रूर कहा, उसने कहा सर आई एम नॉट फॉरेस्टर, मैं लाइफ स्टॉक पढ़ रहा हूँ तो मेरा उससे क्या ताल्लुक़। अब जब ये कैफियत होगी तो फिर आप लर्न नहीं कर सकेंगे। मेरा एक श्रीलंका का एक दोस्त था, बहुत प्यारी बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि जब आप जा रहे हो तो कोई ना कोई मकसद हो और जब वापस आए हो तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास आनी चाहिए।
अब माशाल्लाह फसल जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आपने मुशाहिदा जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, वैरायटी का डिफरेंस क्या है, बेड और फ्लैट सोइंग का फ़र्क क्या है, कितने पानी आपने लगाए हैं, दरमियान में रस्ट वाली कैफियत क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, एक एक ग्रोथ जो है उसकी स्टेजेस क्या है, आपने नोट की होंगी। जो मैं आपसे इस प्रोग्राम में नहीं, फसल के बाद जब आपकी पैदावार आएगी तो आप मुझे फीडबैक देंगे। अब इस वक्त कुछ लोगों की फसल जो है वो 60 to 65 डेज़ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे आखिर में लगाई, और ज़्यादा लोग जो हैं उनकी फसल जो है वो 105 और 100 इसके लगभग उनकी फसल है। अब जो 105 और 100 के लगभग हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिर्फ 2% यूरिया जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और वो भी फ्लैग लीफ को ताज़ा करने के लिए, उसके रंग को सब्ज़ रखने के लिए, और 2% यूरिया से फसल लॉज नहीं होगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, जो 65 डेज़ वाले लोग हैं, ये सुरगाब के बेशुमार लोगों ने जो डॉक्टर ज़ाहिद चीमत साहब की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने वो लिया भी है, इस्तेमाल भी किया है। तो ये लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दाने की भराई में, उसकी इम्यूनिटी के अंदर वो आपके काम आएगा, और उसकी कीमत का भी आपको पता चल गया है कि कीमत भी ना होने के बराबर है। इसलिए कि डॉक्टर साहब की शर्त ये थी कि मुझे वो आदमी जो ये ख़रीदेगा या इस्तेमाल करेगा वो लाजमी तौर पर मुझे बताएगा कि इसका फ़ीडबैक क्या है। ताहिर ख़ान साहब का नंबर पहले भी चला था, आज भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। 105 डेज़ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, ये केमिकल नहीं है, ये फसल को गिराएगा नहीं। अगर वो दाने आपके बन चुके हैं, आधे बन चुके हैं और आधे अभी बनने वाले हैं, डेवलपमेंट स्टेज पर हैं, तो फिर आप इसको 2% यूरिया के साथ मिलाकर सुरगाब को इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना 65 डेज़ वाला तो लाजमी तौर पर इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उसका बेहतर होगा। अब ज़्यादा जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि पानी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब भाई साहब, मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, और मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको इस काबिल करना चाहता हूँ कि आप ख़ुद फैसला करें, और उसका बेहतरीन तरीका ये है, ये जिस तरह कोई डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप के बगैर उसको डॉक्टर नहीं कहते, और जो जिसके पास जानवर है अगर उसकी जेब के अंदर थर्मामीटर नहीं है तो वो एक अच्छा फार्मर, लाइफ स्टॉक फार्मर नहीं है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो एक आप अच्छे क्रॉप फार्मर नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये है, इसे कहते हैं सॉइल प्रोब या सॉइल अगर। होगा क्या कि मैंने इसको जिस जगह पर आप जानना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर, ये आम लोहार भी बना सकते हैं, ये बना बनाया भी मिल सकता है, और ये ताहिर ख़ान साहब आपके लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर रखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको मैंने दबाया, और इसको दबाने के बाद मैंने इसको बाहर निकाला। अब इसको बाहर निकालने के बाद ये यहाँ पर ये मिट्टी इसकी गिरी है। अब ये मिट्टी जो है ये आप 12 इंच भी लेके जा सकते हैं, 9 इंच भी ले जा सकते हैं, 6 इंच भी ले जा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये जिस तरह आसानी के साथ जाएगा वो भी बताएगा। इसका लफ्ज़ है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये है कि जितना पानी ज़मीन को ज़रूरत है, आपकी फसल को ज़रूरत है, वो वहाँ पर मौजूद है। अब मैं अगर इसको दबाता हूँ, अब ये दब गया, ये बॉल बन गई है, इसका मतलब ये है कि आइंदा 3 दिन तक मेरी फसल को पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये निकला और ये ऐसे बिखर गया, इसका मतलब ये आपको पानी की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये आगर, इसको सॉइल प्रोब आगर कहते हैं, ये अपने तौर पर भी आप बनवा सकते हैं, बनी बनाई भी मिल सकती है, इसलिए कि यहाँ हम कारोबार नहीं करते। अलबत्ता ये मैं गलती ज़रूर कर देता हूँ कि जिनके बारे में मुझे यकीन है कि ये प्रोडक्ट इनका सही ईमानदारी वाला है और ये फ़ायदा वाला है, तो एक नेक काम समझकर मैं उसका ऐलान ज़रूर कर देता हूँ। तो ये चीज़ जो है ये आपको ताहिर ख़ान साहब से मिल सकती है, आप इसी की नकल करके ये ज़रा देख लीजिएगा। ये हैंडल चाहिए, ये इसके बाद इसका कॉलम है, और फिर यहाँ पर जो आपकी जो आधे इंच की जो पाइप है ये आधी कटी हुई होनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा नीचे से ये टेपरिंग हो, यानी कि नोकदार मामूली सा, ताकि इसके अंदर आपकी जो सॉइल है उसमें आ जाए,
तो इट विल बी ए फैंटेस्टिक वे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ख़ुद अपने घर बैठे हुए ज़रूरी माहिर बनाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, इस वक्त फसल के ऊपर एक नई चीज़ आ रही है, और वो नई चीज़ क्या आ रही है, उसे कहते हैं लूज समट ऑफ वीट। ये सारा पौधा ठीक था, लेकिन जब सिटा निकला तो वो काला हो गया, और उसको अगर आप देखेंगे तो वो सफूफ उसका बना हुआ होगा। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये 2%, 1%, 3% ये इस किस्म का होगा, और ये इसका कोई इलाज नहीं है। ये ज़ाहिर भी सबसे आखिर में होता है। ये बेसिकली सीड बॉर्न डिजीज़ है, कि जो चीज़ आपके बीज से निकली है ये वो चीज़ है। तो इसको आपने कंट्रोल नहीं करना, कोई स्प्रे नहीं करना। क्या करना है, आपने एक शॉपर लेकर अपने फील्ड में जाना है, और जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं उनको जड़ समेत उखाड़कर आपने शॉपर में डालना है, और उसके बाद दूर ले जाकर या ज़मीन में दफन कर देना है, और या उसको आग लगा देनी है। लेकिन आइंदा के लिए, बचने के लिए, आप जब सीड लगाएं तो उस सीड को आपने सीड की ट्रीटमेंट करनी है अगेंस्ट फंगस, अगेंस्ट लूज समट। और अब ये भी जो मैंने पिछली मरतबा बताया था, आपको याद हो या ना हो, इसको आप देखते रहें, उसमें यह भी बताया गया था कि जो फील्ड आपका साफ़ हो और जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, जो लॉज भी ना करे, थोड़ा बहुत इलाज करे तो कोई मुश्किल नहीं है, जो लॉज भी ना करे और दाने भी मोटे हों, उसके बीज को आपने बचाना है। लेकिन जिसके अंदर ये लूज समट वाला है, आपने इसका बीज इस्तेमाल नहीं करना। जब अगला साल आएगा और अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ जो इस वक्त आपकी निगाहें खुली रहनी चाहिए, और वो खुली क्या रहनी चाहिए, वो है तेले का अटैक। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जनाब ये जो वैरायटी जो है ये ससेप्टेबल है, और ये वैरायटी ससेप्टेबल नहीं है, इस पे अटैक होगा, इस पे अटैक नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग बात है। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, जो आदमी जो बात कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैं समझता हूँ, मैंने वही बात आपके सामने करनी है। इसका कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है ससेप्टेबिलिटी से, इसका ताल्लुक़ है आपने यूरिया कितना डाला है। जितना नाइट्रोजन आपने ज़्यादा डाली होगी, उसके नतीजे में आपका पौधा सकुलेंट होगा, पंजाबी में कहते हैं कूला होगा। और जब वो कूला होगा तो ये रस चूसने वाला कीड़ा है, इसने वहीं कहीं पैदा होना है, और इसने सबसे पहले ज़मीन से उठकर इसने ट्रैवल करना है, और इसकी सबसे अच्छी छुपने की जगह जो है वो पत्ते के नीचे वाली जगह है। ये इसकी इब्तिदाई स्टेज है, और आखिर के अंदर ये सिट्टे पर पहुँचेगा, और ये सिट्टे पर अगर पहुँच गया और आप कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर ये बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा अगर वो आप करते हैं, आप इसको देखते हैं, अगर तो आपने यूरिया उतना इस्तेमाल किया जितनी ज़रूरत थी, फिर तो इसको नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपको डार्क ग्रीन देखने का बड़ा शौक़ था, और किसी ने राह चलते हुए कह दिया कि इतना यूरिया पा दो, CN पा दो, फलाना पा दो, टिमकान पा दो, उसके नतीजे में जो एक्स्ट्रा ग्रीन होगी, ब्लैक ग्रीन होगी, उसके ऊपर इसने आना ही आना है। और जब तक ये पत्तों के नीचे है या ज़मीन पर आपको नज़र आता है तेला, ये काला भी हो सकता है, ये सब्ज़ भी हो सकता है, तो फिर आपने दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और मैं उसके लिए जो सस्ती तरीन दवाई और इफ़ेक्टिव दवाई इस्तेमाल करता था, वो साइपरमेथ्रिन थी, या उसका अगला स्टेप जो है वो डेल्टामेथ्रिन का है। इनमें से कोई भी रस चूसने वाली कोई चीज़ मिले, ये उसको उड़ा कर रख देगी, आप नुकसान में न रहे। अलबत्ता एक बात ज़रूर देखिएगा, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जहाँ चोर होगा वहाँ सिपाही भी होगा, और जहाँ सिपाही होगा वहाँ कानून भी होगा। तो इस वक्त आपको एक लेडी बर्ड बीटल, ये आपको अपने पौधों पे नज़र आ रही होगी। ये लेडी बर्ड बीटल अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, इसके खाने की मरगूब ग़िज़ा जो है वो तेला है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि तेला ज़्यादा है या लेडी बर्ड बीटल ज़्यादा है। तेला का अटैक अगर कम है तो नो इशू, ये इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ये इसको मसले को हल कर लेंगे। जिस तरह हमारी गलियों में, हमारी कॉलोनीज़ में, मोहल्ले में कुछ बड़े लोग होते हैं ना, छोटी मोटी लड़ाई हो तो मसले को हल करवा देते हैं, पुलिस में, थाने में जाना नहीं पड़ता। तो अगर ये ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आ रही हैं तो आप इनको ना मारें, इसलिए कि जब आप स्प्रे करेंगे तो जहाँ तेला मरेगा तो वहाँ ये भी मरेंगे।
लेकिन अगर आप समझते हैं कि मामला हाथ से निकल गया तो अल्लाह ताला का नाम लेके आप इसको इस्तेमाल करें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों को माहिरीन ज़राअत बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये पैदावार हमारी जो हम सोचते हैं 60 मन आ गई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ओ वाई नॉट 120 मांस। पहले 120 मांस की जो किस्म थी वो इसलिए रोकी गई थी कि कहीं रस्ट का अटैक ना। अब रस्ट का अटैक हो चुका है, अब कोई मसला नहीं है, इसलिए कि लोग यूज़ टू हैं कि अगर खुदा ना खास्ता रस्ट आ जाए तो हमने क्या करना है। तो लिहाजा R&D को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और गवर्नमेंट की इस वक्त सिर्फ एक प्रायोरिटी चाहिए और वो है सीड के लिए R&D। जितना अच्छा सीड होगा उतनी अच्छी फसल होगी, जितने अच्छे दाने होंगे उतने ही ज़्यादा हम बाहर भेजकर इस कर्ज़ को हम उतार सकते हैं जो हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। और हमारे लिए भी मुसीबत बना हुआ है, बाइस है, ये बेइज्जती का बाइस है और आगे आने वाली नस्लों को भी हम गिरवी रख रहे हैं और ये रोड भी गिरवी रख रहे हैं और वो रोड भी गिरवी रख रहे हैं। आखिर के अंदर एक जगह रह जाएगी और उसका नाम है कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान भी गिरवी रखने शुरू हो जाएंगे अगर हमने इसका रोक टोक नहीं किया। मुझे यकीन है मेरा किसान जो है वो इंतहा का काम करने वाला है। इसको सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर इसको रहनुमाई मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन पैदावार देगा। लेकिन लफ्ज़ ये है कि एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। अगर ये पैदावार ज़्यादा हो गई तो क्या गवर्नमेंट उठाएगी? क्या गवर्नमेंट ने इसका बंदोबस्त किया है एक्सपोर्ट का? क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर बंदोबस्त किया है इसको स्टोर करने का? अब ये मैं एक अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि आप लोगों ने जो आपके साथ हाथ हुआ है पिछले साल कि वो 1300 रुपये ज़बरदस्ती पटवारी को भी भेज दिया, SHO को भी भेज दिया। अब मैंने अगले प्रोग्राम में आपको बताना है कि आपने अपनी ज़्यादा फसल को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से आपने उसको स्टोर करना है और किस तरीके से आपने उसको बेचना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।